Good morning, students. It's your physical education class 12th, chapter 7, Physiology and Injury in Sport. Topic is Management of Injuries. Management of soft tissue injuries, bone and joint injuries are mentioned below. Management of soft tissue injury. Number 1, abrasion. Students, you must be read what is abrasion, how is occur. Today we read how it's managed if you are suffering abrasion. First of all, clean the affected parts with fresh water. तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस जगह पे आपको एब्रेजन हुआ है, खरोंचाई है, उस पार्ट्स को क्या करना है, साफ पानी से धुल देना है. पिक आउट द डेड टिश्यूज, gravel and their weeds that might be sticking to the area of abrasion. आपको ध्यान रखना है कि जब भी एब्रेजन होता है तो वो किसी फ्रिक्शन की वजह से होता है, यानी कि जो आपकी स्किन है किसी रफ सरफेस से रगड़ खाती है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपकी स्किन में पत्थर के छोटे मोटे टुकड़े आ जाएं, उसमें डस्ट आ सकती है ना. तो आपको क्या करना है, क्लीन वाटर से जब आप इसको साफ़ करोगे, क्लीन करोगे, तो जो आपके डेड टिश्यूज़ हैं, जो पत्थर के टुकड़े हैं, जो कचरे हैं, है ना, और जो उसमें कुछ और भी चिपचिपा जैसा कुछ लगा होगा, सब वो साफ़ हो जाएगा. आगे क्या करना है, फिर क्या करना है, यूज़ क्लीन एंड वेल एज स्टरलाइज गॉजेज ऑफ वाइप टू डर्ट फ्रॉम द अफेक्टेड पार्ट. अब आपको क्या करना है कि मुलायम जो पट्टी होती है ना, उससे क्या करना है, इसको साफ़ करना है इफेक्टेड एरिया को. आगे, डू इट वेरी जेंटली सो दैट द एब्रेजन डज नॉट हर्ट मच. आपको इसे बहुत ही आहिस्ते से, बहुत ही सावधानी से करना है. ऐसा नहीं कि आप उस पर रगड़ दें और आपका खरोंच और ज़्यादा बढ़ जाए. व्हेन ड्राई द अफेक्टेड एरिया विद अ क्लीन पीस ऑफ गॉज. तो अब आपको क्या करना है कि एक घास के टुकड़े से उस एब्रेजन वाले एरिया को क्या करना है, क्लीन कर देना है, उसे और सुखा देना है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, आफ्टर दैट अप्लाई मेडिकल ऑइंटमेंट सो दैट प्रोलिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया डज नॉट टेक प्लेस. तो आपको क्या करना है कि अब जो है मेडिकल ऑइंटमेंट जो कि खरोंच पे लगाए जाते हैं, मलहम वगैरह, उसको जो है उस प्लेस पे अप्लाई कर देना है, जिससे कि बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे अपना इन्फेक्शन ना फैला सकें. यूज़ इनफ ऑइंटमेंट सो दैट इट डज नॉट स्टिक ऑफ द एब्रेजन. तो ऑइंटमेंट को पर्याप्त मात्रा में क्या करना है, लगा देना है घाव पे, है ना, जिससे कि जो आप गॉज यानी पट्टी वगैरह करेंगे वो उससे चिपकने ना पाए. यूज ए बिग पीस ऑफ गॉज फॉर ड्रेसिंग. और इसके बाद ज़्यादा मात्रा में गाज, रुई वगैरह लगा देना है उस घाव पे. ठीक है ना. नेक्स्ट क्या है, देन विजिट ए डॉक्टर फॉर प्रॉपर ड्रेसिंग एंड टेटनस इंजेक्शन विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंटिंग द वाउंड फ्रॉम कॉजेज ऑफ इन्फेक्शन. इसके बाद आपको उसके लिए डॉक्टर के पास जाना होगा. किसके लिए, ड्रेसिंग के लिए और टेटनस के इंजेक्शन के लिए, जिससे कि आपको किसी तरह का इन्फेक्शन घाव पे और आपको किसी तरह का इन्फेक्शन ना होने पाए. और फिफ्थ पॉइंट है, द ड्रेसिंग शुड बी चेंज एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डॉक्टर. तो डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग आप जो है अपनी ड्रेसिंग को यानी घाव पे बंधी हुई पट्टी को चेंज करते रहेंगे. नंबर 2 है कंट्यूज़न. तो कंट्यूज़न के विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया है. हम देखते हैं कि उसको हम मैनेज कैसे करेंगे. तो आइए देखते हैं. कोल्ड कंप्रेशन शुड बी यूज इमीडिएटली. Ice or cold water should not be used for more than 40 minutes persistently. The cold compression should be performed
5 to 6 टाइम डेली। तो एक प्राइस है जो कि आगे आपको मिलेगा। जैसे ही कंफ्यूजन होता है, हमें अपना जो प्राइस की थेरेपी है उसे यूज़ करना है, जिसमें आइस का यूज़ ज़रूरी है। तो कोल्ड कंप्रेशन यानी कि आइस बैग को सीधे आइस को घाव पे नहीं लगाना है, आइस पैक आते हैं उसको, या फिर वाटर, या फिर अगर कुछ भी नहीं है तो आइस को आप कॉटन में लपेट कर जो चोट की जगह है वहाँ पे रखना है, तुरंत रखना है उसे, आप उसमें देर नहीं करेंगे, ठीक है। और उसको आइस को 40 मिनट से ज़्यादा लगातार नहीं रखना है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा गैप होना चाहिए, है ना। आप देखते रहो कि आपने 10 मिनट उसको यूज़ किया तो 2 मिनट का एक पास दोगे, फिर 10 मिनट यूज़ करो, फिर 2 मिनट का पास दो, और इस तरह से एक दिन में उसे 5 से 6 बार जो है आप यूज़ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ देयर इज़ मोर स्वेलिंग एट द एरिया ऑफ कंफ्यूजन, एंटी इन्फ्लेमिंग मेडिसिन शुड बी गिवन। अगर आपको लगता है कि जहाँ पे कंफ्यूजन हुआ है वहाँ का एरिया कुछ ज़्यादा ही स्वेलिंग आ रही वहाँ पे, तो आप जो है स्वेलिंग को कम करने वाली मेडिसिन जो है दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ द स्वेलिंग स्टिल परसिस्ट, कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली। अगर आप देख रहे हैं कि आपको दवा देने के बाद या जो फर्स्ट एड है उसके करने के बाद भी स्वेलिंग कम नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर से संपर्क करेंगे। फॉर द पर्पस ऑफ रिहेबिलिटेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म केयरफुली। और जब आपकी कंफ्यूजन जो है वो क्योर हो जाती है, उसके बाद जब आप रिहेबिलिटेशन करते हैं यानी फिर से अपने ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करते हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, तो आपको सावधान रहना होगा, आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि दोबारा से आपकी वो मसल जो है इंजर्ड ना हो जाए, यानी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड एकदम से नहीं देना है, उसको धीरे धीरे उस पर लोड को बढ़ाना है। नेक्स्ट है लैक्रेशन। बॉयज़, लैक्रेशन क्या है? व्हाट इज़ द लैक्रेशन? लैक्रेशन इज़ एन इनरेगुलर कट in the skin from a sharp object or sharp edges sport equipment। तो लैक्रेशन एक ऐसा घाव है जहाँ पे आपकी जो चोट है ना, वो स्किन का कट जो है वो शार्प एजेस ब्लेड से तो होता है, लेकिन आपका कट शार्प नहीं होता। जैसे कोई नुकीला पार्ट है जो आपकी त्वचा में फंस जाए और उसको फाड़ता चला जाए, ये कट वैसा होता है। वाउंड आर मोर डेंजरस दैन इंसीजन, यानी कि ये जो लैक्रेशन है ये इंसीजन वाली चोट से ज़्यादा खतरनाक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस इंसीजन जो है शार्प एजेज ब्लेड जैसी चीज़ों से कटता है, जबकि लैक्रेशन जो है वो नुकीली चीज़ों में आपकी स्किन के फंस जाने से होता है। तो यहाँ पे स्किन जो है वो उसके फटने के चांस होते हैं। ये कट नहीं होता, ये कट जैसा होता है लेकिन ये फटना होता है, ठीक है। सच वाउंड आर नॉट स्मूथ, ये जो चोट होती है स्मूथ नहीं होती, यानी इंसीजन की तरह नहीं होती कि आपकी जो स्किन है वो सिर्फ कट जाए। यहाँ पे स्किन जो है वो उखड़ जाती है, वो लिट हो जाती है उस नुकीले चीज़ में फंसने की वजह से। ब्लीडिंग इज़ लेस फ्रॉम सच वाउंड, इस वाले घाव में ब्लीडिंग कम होती है क्योंकि इसमें हमारी मसल, स्किन और स्किन के नीचे की जो सेकंड लेयर होती है वो भी इंजर्ड हो जाती है। दीज वाउंड में भी वेरी पॉइजनस, और इसमें चूँकि जब हमें चोट लगती है तो ऑब्जेक्ट किस तरह का है हमें नहीं पता होता, ये कुछ ज़्यादा ही जहरीली हो जाती है, ख़तरनाक हो जाती है, इसमें जलन भी होती है। यूजली रफ मार्क रिमेन इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट, तो जब आप देखोगे तो इसमें जो है जो इस चोट का निशान होता है इसमें इस जो स्किन फटती है वो रफ फटती है, उधड़ जाती है। तो आइए देखते हैं कि लैक्रेशन का जो मैनेजमेंट है कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कंट्रोल ब्लीडिंग बिफोर एनी थिंग एल्स, कुछ भी करने से पहले आपको ब्लीडिंग को क्या करना है, रोकना है, उसे कंट्रोल करना है। टू स्टॉप ब्लीडिंग, put pressure directly on the lacration while holding it above the level of heart for 15 मिनट if 15 मिनट।
तो आपको ब्लीडिंग को रोकने के लिए करना क्या है, पहले तो उस पर क्या करना है, प्रेशर देना है, दबाना है उसे, और उसे अपने हार्ट लेवल से ऊपर ले जाना है। कितने टाइम के लिए, 15 मिनट, 15 मिनट के लिए, है ना। इफ़ यू आर अनेबल टू स्टॉप ब्लीडिंग ट्राई टू यूज़ प्रेशर पॉइंट। अगर आप इसके बाद भी ब्लीडिंग नहीं रोक पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, उस एरिए में ब्लड ले जाने वाले जो आर्टरीज होती हैं उनके कुछ प्रेशर पॉइंट होते हैं, आप उसको दबाकर ब्लड को रोकने की कोशिश करें। वंस ब्लीडिंग हैज स्टॉप, वॉश द लैक्रेशन विद वार्म वाटर एंड माइल्ड सोप। इफ़ ब्लीडिंग स्टार्ट अगेन रिपीट स्टेप 1। तो आप क्या करेंगे, अगर आपकी ब्लीडिंग रुक गई है तब आप उसको क्या करेंगे, लैक्रेशन को गर्म पानी से यानी कि गुनगुने पानी से धुलेंगे और ऐसे साबुन सोप को यूज़ करेंगे जिसमें केमिकल ना हो, यानी कि बहुत कम केमिकल वाले साबुन का यूज़ करके आप घाव को साफ़ करेंगे, धुलेंगे। और अगर धुलने के समय वापस से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो आप क्या करेंगे, फिर से उसे जो है प्रेशर करेंगे, दबाएंगे, आप हार्ट से ऊपर ले जाएंगे और प्रेशर पॉइंट को जो है, ब्लीडिंग पॉइंट को क्या करेंगे, उसका यूज़ करेंगे, उसको दबाएंगे। नेक्स्ट क्या है, assess to see if the lacration required stitching। आप ये देख लीजिए कि क्या लैक्रेशन में स्टिचिंग की ज़रूरत है, यानी कि उसमें टाँके लगाने की ज़रूरत है। इफ़ द अफेक्टेड पर्सन रिक्वायर्ड स्टिचेस टेक हिम हर टू ए डॉक्टर। अगर वो जिसको चोट लगी है वो चाहता है कि हाँ स्टिचिंग हो जाए, टाँके लग जाएं, तो आप उस स्पोर्टमैन को, उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास लेके जाओ। नेक्स्ट क्या है, फॉर सिंपल लैक्रेशन विच डू नॉट रिक्वायर्ड स्टिचिंग यूज एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट। तो अगर आप देख रहे हो कि ये घाव कम गहरा है, यानी कि जो हमारा लैक्रेशन है वो हल्का फुल्का है और उसमें स्टिचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप क्या करोगे, एंटीसेप्टिक क्रीम का मैक्सिमम यूज़ करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे। ठीक है। कवर द लैक्रेशन विद स्टेलाइज गाज एंड वर्क विद द रोलर गाज। क्लीन द लैक्रेशन व्हेन ओवर यू चेंज द ड्रेसिंग। तो अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ गाज मीन्स होता है धुंध, या फिर आपकी रोलर बैंडेज को ही गाज कहते हैं, जो कि मुलायम होगी। तो जो लैक्रेशन है उसको आप रुई और पट्टी जो रोलर बैंडेज होती है उसकी मदद से क्या करोगे, उसको क्लीन करके बांध दोगे, उसके ऊपर ड्रेसिंग कर दोगे। ठीक है ना। वॉश द इन्फेक्शन एंड चेंज द ड्रेसिंग रेगुलरली। तो आपको देखना है कि क्या हमारे इस लैक्रेशन पर कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हो रहे हैं, और आप जो है ड्रेसिंग को सिस्टमेटिक वे में चेंज करते जाओगे। टेक पेन किलर इफ़ पेन परसिस्ट। आप अगर दर्द हो रहा है तो आप क्या करोगे, पेन किलर को यूज़ करोगे, पेन किलर को लोगे। नेक्स्ट जो हमारा इंजरी है वो है इंसीजन। तो इंसीजन क्या है, इंसीजन में आल्सो अकर ड्यू ए शार्प एजेस ऑब्जेक्ट ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट्स आर स्पाइक etc। समटाइम्स arteries or veins may be cut, blood usually comes out freely from incision। अब ये देखिए लैक्रेशन से अलग है, चूँकि लैक्रेशन में भी हमारी स्किन ही इंजर्ड होती है। आपको ध्यान देना है कि एब्रेजन, लैक्रेशन और इंसीजन तीनों जो है हमारी स्किन इंजरी हैं। एब्रेजन में फ्रिक्शन होता है, लैक्रेशन में शार्प एजेस ऑब्जेक्ट से तो हमारी स्किन फट जाती है, जबकि इंसीजन में शार्प ब्लेड जैसी चीज़ से हमारी स्किन कट जाती है। इसका हमें ध्यान रखना है। तो इंसीजन जो है एक ऐसी चोट है जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो शार्प होता है, वो तीखा होता है, उसकी वजह से जो है स्किन कट जाती है, ना कि फट जाती है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जिस जगह से आपकी स्किन फटती है हो सकता है कि वहाँ हमारी आर्टरीज मीन्स धमनियाँ या हमारी जो वेन्स हैं यानी सिराएँ हैं वो भी कट सकती हैं। इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो फ्रिक्वेंटली होती है ना।
तो इसका मैनेजमेंट कैसे करना है? इफ़ द वाउंड इज़ नॉट डीप, लेट द ब्लड कम आउट। In this process, germs also come out with the blood. Such wounds should be cleaned with iodine tincture or spirit. Then after placing a piece of cotton on the wound, a bandage should be applied. In such process, dirt should be not enter into the wound. In case of excessive bleeding, the bandage should be kept tight. If the wound is too deep, the doctor should be consult immediately. तो आप इसको ध्यान रखें कि अगर घाव गहरा है तो ब्लीडिंग होगी, तेज़ी से होगी ब्लीडिंग। तो आपको क्या करना है? पहले तो ब्लड को रोकना है, फिर क्या करना है? ऐसे घाव पे जर्म्स जो है वो थोड़े जल्दी आ जाते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है। और घाव को कैसे क्लियर करना है? आयोडीन टिंचर से या स्प्रिट से घाव को क्लियर करना है, क्योंकि आपको इसका यूज इसलिए करना है कि अगर कोई बैक्टीरिया कुछ आ गया है तो वो वहाँ से नष्ट हो जाएगा। फिर क्या करना है? कॉटन का एक टुकड़ा आप अपने घाव पे रखिए, हाँ, उसको भिगो के रखेंगे तो ब्लीडिंग भी बंद हो जाएगी। और उसमें जो है उसको सुखाकर उसके ऊपर ये मलहम लगाकर उस पर रखें और बैंडेज से, पट्टी से जो है इसको बांध दें। अगर आपको लग रहा है कि घाव गहरा है और ब्लीडिंग रुक नहीं रही है तो आप पट्टी को और ज़्यादा टाइट बांधें और जितनी जल्दी हो सके आप डॉक्टर से संपर्क करें। नेक्स्ट है स्प्रेन। तो स्प्रेन के विषय में बॉयज़ आपको बताया गया है कि स्प्रेन कहाँ की चोट है और इसके कॉजेज़ क्या हैं। हम देखते हैं सीधे मैनेजमेंट ऑफ स्प्रेन। तो स्टूडेंट्स, देयर आर टू प्रोसेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन, प्राइस एंड माइस। दीज प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन एंड डिस्क्राइब बिलो। तो देखिए, ध्यान देना है कि हमारे पास हमारी जो चोटें हैं, स्प्रेन हो या स्ट्रेन हो, इन सब के लिए मोच हो या खिंचाव हो या स्टीफनेस हो, ऐसी चोटों के लिए हम इस प्राइस और माइस के प्रोसेस को जो है करते हैं। ये पहले इसमें सिर्फ राइस था, लेकिन अब इसमें जो है पी फॉर प्राइस, पी फॉर प्रोटेक्शन भी जोड़ दिया गया है। तो प्राइस में को करना कैसे है? तो द प्राइस प्रोसेस प्रोड्यूस शुड बी फॉलो फॉर द फर्स्ट 24 and 48 hours आफ्टर द इंजरी, डिपेंड ऑन द सेवरिटी। तो आपको जो प्राइस का ये स्टेप है इसको 24 से 48 घंटे के अंदर ही यूज़ कर देना है। इसमें होता क्या है? तो पी फॉर प्रोटेक्शन, यानी कि आप प्रयास करो कि आप सुरक्षित रहो, इंजरी लगने ही न पाए, है ना। यानी कि प्रॉपर जो है इक्विपमेंट यूज़ करो, प्रॉपर सेफ्टी गियर यूज़ करो, है ना, जिससे कि आपको चोट ना लगने पाए। नेक्स्ट क्या है? रेस्ट। अब आप देखिए, it is very beneficial to have as much rest possible in the early stage in order of allow to wound to heal। जब भी आपको लगता है, क्योंकि ये स्प्रेन जो होता है ज़्यादातर आपकी जो जॉइंट्स हैं वहाँ होने वाला है, लिगामेंट्स में होने वाला है, तो आपको जैसे ही चोट लगती है आप तुरंत ही अपने आप को रेस्ट पोजीशन में ले आइए, यानी रुक जाइए। क्योंकि अगर आप उस कंडीशन में भी वर्किंग करते रहे तो लगातार आपकी स्ट्रेन जो है वो बढ़ती जाएगी, आपकी चोट जो है वो बढ़ती जाएगी। तो आप तुरंत अपने आप को रेस्ट पोजीशन में ले आइए, आप कंप्लीट रेस्ट के मूड में हो जाइए। नेक्स्ट है आइस। और जिस एरिए में आपको चोट लगी है, वो एंकल है, नी है, रिस्ट है, एल्बो है, निक है, जो भी प्लेस है जहाँ पे आपकी स्ट्रेन हुई है, स्प्रेन हुई है, वहाँ पे आप तुरंत ही क्या करेंगे? आइस को अप्लाई करेंगे, है ना। ये क्या करता है कि आपकी जो ब्लीडिंग है और जो हमारी मसल्स, जो टेंडन है, सॉरी, जो लिगामेंट है,
वहाँ में जो ब्लीडिंग हो रही है उन सबको ये धीरे धीरे रोक के रखती है। तो मैंने पहले बताया, ऊपर बताया कि आइस का यूज़ लगातार 40 मिनट तक से ज़्यादा नहीं करना है, यानी बीच बीच में एक गैप रख के करना है। तो आपको उसको अप्लाई करना है। और इसे देखिए यहाँ पे है कि 4 to 8 टाइम अ डे, वहाँ पे हमने 5 to 6 टाइम अ डे पढ़ा था, यहाँ पे 4 to 8 टाइम अ डे है, यानी कि इसको आप जो है ज़्यादा समय तक यूज़ करेंगे, 4 से 8 बार एक दिन में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कंप्रेशन, है ना। तो कंप्रेशन क्या करना है, जो इंजरी है, जहाँ पे आपको चोट लगी है वहाँ पे थोड़ा स्वेलिंग होगी, अंदर जो हमारे लिगामेंट होते हैं वो क्योंकि वो रैप्चर हो जाते हैं, तो वहाँ पे स्वेलिंग और ब्लीडिंग होती रहती है। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा दबाव देंगे, है ना, प्रेशर डालेंगे, जिससे कि अंदर जो ब्लड है वो निकल जाए, बाहर हो जाए। एलिवेशन मीन्स होता है उस चोटिल स्थान को मूवमेंट देना, उसे चलाना, है ना। तो आप क्या करोगे, जब भी आपको लगे कि नहीं हमारी स्वेलिंग है, हमें चोट लगी हुई है, तो आप उस वाले पार्ट को जहाँ पे चोट लगी है उसको और जगहों से थोड़ा ऊपर चला के रखोगे, यानी कि उसको थोड़ा ऊपर रखोगे, जिससे कि वहाँ पे जो ब्लड की फ्लो है वहाँ कम हो जाए, जिससे कि घाव जो है वो जल्दी भर जाए। नेक्स्ट प्रोसेस है उसे कहते हैं माइस प्रोसेस। ये सेम प्राइस जैसा ही है, इसमें सिर्फ एक चीज़ जो है वो अलग है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, ये है मोबिलिटी, ठीक है ना। तो इट कैन बी स्टार्टेड बाय टेकिंग द इंजरी पार्ट इनफ इट्स फुल रेंज ऑफ मूवमेंट, सच मूवमेंट शुड बी अवॉइड दैट केस पेन, दिस विल prevent wasting of the muscles through lack of use. If any movement is done easily, then try to increase the range of movement gradually. If the basic function of the injured part has been restored, start more exercise, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि आप जो है मूवमेंट स्टार्ट करोगे, है ना। यहाँ पे क्या है कि आप अपनी मोबिलिटी को धीरे 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 इंक्रीज करते जाओगे। वो आपकी जो चोट है उसके रिहेबिलिटेशन के लिए आप आराम से अपनी एक्सरसाइज को, अपनी वर्किंग को स्टार्ट करोगे। आप फिर से आइस का यूज़ करोगे, आप फिर से कंप्रेशन का यूज़ करोगे और फिर से एलिवेशन का यूज़ करोगे। तो ओके स्टूडेंट्स, इस ट्रेन को हम नेक्स्ट डे पर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।